नमस्कार। कार्यक्रम सरोकार में आप सभी का स्वागत है। कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने और यौन उत्पीड़न रोकने के लिए वर्ष 2013 में कानून लाया गया। इस कानून के तहत महिलाएं अपने साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव या किसी भी तरह के यौन उत्पीड़न की शिकायत कर सकती हैं। इस कानून का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर में समानता देना और उनके साथ होने वाली हिंसा के समाधान का प्रयास था। तो इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता सृष्टि तिवारी। सृष्टि, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो 2013 में ये जो कानून आया, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम, क्या बदला इसके बाद से? इस कानून की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या इसके बाद हमने देखा कि कार्यस्थल पर जिस तरह से महिलाओं को किसी भी किस्म का भेदभाव का सामना अगर करना पड़ रहा है तो ये कानून किस तरह से मददगार बना, इसके बारे में बताइए। मैम, ये कानून 2013 में भारतीय संसद द्वारा पारित हुआ। ये कानून बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो भी कार्यस्थल हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो या किसी भी तरह का ऐसा कोई कार्यस्थल जहाँ पे महिलाओं का भागीदारी बहुत ज़्यादा मात्रा में है या कम मात्रा में है, वहाँ पे उनको किस तरह का माहौल दिया जा रहा है काम करने के लिए। क्या वो माहौल सुरक्षित है? क्या वो अब खुल के अपना कोई काम वहाँ कर सकती हैं बिना किसी दबाव के, बिना किसी हरासमेंट के? तो वो इस चीज़ को सही करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे थे जिसमें महिलाओं ने ये कंप्लेन करी कि उनको एक सुरक्षित वातावरण नहीं मिल रहा है काम करने के लिए। उनके जो सहकर्मी हैं वो उनके साथ सही से आचरण नहीं कर रहे हैं जी। तो इस वजह से केसेस बहुत सारे आ रहे थे, लेकिन उन केसेस की सुनवाई नहीं होती थी। कोई एक पर्टिकुलर कोई कमेटी नहीं था, कोई एक एक्ट नहीं था जिसके थ्रू वो जा सकें कंप्लेन करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि ये कानून आने से पहले जो हमारा इंडियन पेनल कोड है, जिसको हम भारतीय दंड संहिता भी कहते हैं जी, उसमें पहले जाते थे कंप्लेन करने के लिए कि अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है वर्क प्लेस पे तो उसके थ्रू कंप्लेन करने जाते थे, लेकिन वो एक क्रिमिनल प्रक्रिया थी। तो क्रिमिनल प्रक्रिया में क्या होता है कि अगर आप क्रिमिनल प्रक्रिया में जाते हैं तो वहाँ पे जो भी डिफेंडेंट है, जो रिस्पोंडेंट है, जिसने आपके ऊपर ये किया है, कोई भी गलत काम करा है, तो उसको पनिशमेंट करने का प्रावधान है। लेकिन अगर सपोज सिर्फ पनिशमेंट का ही प्रावधान होता है तो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाती है कि जो महिला है खुल के काम नहीं कर पाएगी। फिर वो बंध जाती है कि अगर सिर्फ यही चीज़ होता रहेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी जी। तो एक सेफ माहौल भी दिया जाए, प्लस उसको आगे बढ़ने के मौके भी मिले। इस वजह से लगा, यहाँ पे कुछ NGOs को लगा और कुछ लोगों ने, कुछ एडवोकेट्स ने मिलकर सोचा कि एक ऐसा पर्टिकुलर एक संस्था बने या कोई एक माध्यम बने जिसके थ्रू अगर कोई कंप्लेन आती भी है तो वो उसको इंटरनली सॉल्व कर लिया जाए। बहुत सारी चीज़ ऐसी ना हो जिस वजह से कोई चीज़ रुक जाए या कोई प्रोग्रेस रुक जाए। इस वजह से इस एक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो ये एक्ट मैम 1997 में एक इंसिडेंट हुआ था जिसको हम सब जानते हैं, विशाखा गाइडलाइन के बारे में। राजस्थान गवर्नमेंट ने एक चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया था जिसमें एक लेडी थी, भौरी देवी, सब जानते हैं उस वाक़ये से, बहुत ही ऐतिहासिक मामला माना जाता है जी। तो भौरी देवी एक वर्कर थी जिनको राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने उस चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में एक सदस्य नियुक्त किया था और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि उस एरिया में, जो भी राजस्थान का जो पर्टिकुलर एरिया था, वहाँ पे लोगों को ये मतलब प्रोत्साहित करना है कि चाइल्ड मैरिज को रोका जाए, बाल विवाह ना हो, जो एक बहुत बड़ी कुरीति थी उस टाइम भी। अभी भी कहीं कहीं होता है लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा थी। तो भौरी देवी जो थी वो एक मेन सदस्य थी जो लोगों को जागरूक करती थी कि ये चीज़ें ना हो वहाँ पे। तो उनको कहीं से ये पता चला कि उस एरिया में 1-2 छोटे बच्चे थे जिनकी शादी करवाई जा रही थी। तो वो गई वहाँ पे, उन्होंने उनको समझाया उनके पेरेंट्स को कि ये चीज़ ना करें क्योंकि ये सही नहीं है, बच्चों के लिए नहीं सही है, स्वास्थ्य से लेके हर चीज़ को लेके वो गलत है। तो कोशिश तो उन्होंने बहुत की उन्हें समझाने के लिए, पर वो लोग नहीं माने। और मानने के बाद फिर उन्होंने कंप्लेन करी, पुलिस कंप्लेन करी, जो भौरी देवी थी। पुलिस कंप्लेन जब हुई तो पुलिस वगैरह आई वहाँ पे, फिर वो शादी तो रुक गई वहाँ पे, लेकिन भौरी देवी को इसका बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस उठाना पड़ा। तो भौरी देवी के मामले को लेकर ही 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी, जो कि इस कानून को जो 2013 में आया उसके लिए एक तरह से आधार बना। जैसे 92 में वो इंसिडेंट हुआ था, 97 में गाइडलाइंस बनी थी
तो वो जो बिटवीन जो 5-6 साल का टाइम था उसमें उस लेडी ने बहुत कुछ झेला जी। तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक एनजीओ है उनका माध्यम बना, एक एनजीओ उनका माध्यम बना और उसके थ्रू कुछ लॉयर्स ने, कुछ वुमेन्स जो थी जो उनके फेवर में थी, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल करी। वहाँ पे कोर्ट को लगा कि बहुत बड़ा इंसिडेंस है और इस पर कोई एक्ट बनना चाहिए। तो चूंकि उस टाइम एक्ट नहीं बन पाया इसलिए कोर्ट ने एक विशाखा गाइडलाइन के नाम से एक गाइडलाइंस दी कि जो भी वर्क प्लेस है, जो कार्यस्थल है, वहाँ पे कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो वहाँ के लोगों को फॉलो करनी चाहिए, जिससे महिलाओं को एक सेफ वातावरण मिल पाए, जिसकी वजह से वहाँ पे वो फ्रीली काम कर पाएँ। क्योंकि मैम जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो बेसिकली जो महिलाएं हैं उनका जो राइट टू लाइफ होता है, जीवन का अधिकार या एक सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार जो है उसको वो वायलेट करता है। और इस वजह से जैसे अगर मान लीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि आपके पास ये अधिकार है कि आप कोई भी बिजनेस कर सकती हैं, आप कहीं भी काम कर सकती हैं, कोई भी व्यापार कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको कोई सेफ इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे कर पाएंगी वो चीज़। और इस वजह से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए हर एक क्षेत्र में कोर्ट ने ये गाइडलाइन निर्धारित करी ताकि जो भी एम्प्लॉयर हैं या जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं वो एक सुनिश्चित करें कि वो कैसा माहौल देंगे अपने सहकर्मियों को काम करने के लिए। तो कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी कर दी और ये भी बोला कि स्ट्रिक्टली ये फॉलो हो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन मैम उसके बाद क्या हुआ, गाइडलाइन तो बन गई, सारा चीज़ था कि सब कुछ होगा, सब जगह ये सर्कुलर जारी हो गया कि हर एक कमेटी मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन एक कमेटी बनाएगी, वहाँ अगर कोई कंप्लेंट दर्ज होता है तो वो डायरेक्टली जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। फिर वहाँ पे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा वो एक कमेटी, जो इंटरनल कमेटी बनाएगा, उसकी जो हेड होंगी वो महिला होंगी, जो भी सुपीरियर वहाँ पे जो होंगी कार्यस्थल पे उन्हें एक हेड बनाया जाएगा, प्लस 2 लोगों को और भी रखेंगे जो एक बाहर के होंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं होंगे, ताकि जैसे अगर कोई भी ऐसी कोई कंप्लेन आती है तो मतलब लगता है कि कहीं अगर सारे लोग वहीं के होंगे तो पक्षपात ना हो, या फिर ये ना हो कि किसी चीज़ को बचाया ना जाए, फेवर ना की जाए। तो सरकार मतलब कोर्ट ने ये सुनिश्चित करा कि एक बाहर का भी कोई आदमी रहेगा, जैसे कोई एनजीओ का हो गया या कोई उस मामले में कोई जानकार हो, उसे रख लें आप वहाँ पे। फिर आप जैसे कोई भी कंप्लेन आता है तो आप जाएंगे वहाँ पे, आप ये सारी चीज़ें बोलेंगे। तो मैम ये सारी चीज़ें सुनिश्चित तो की गई थी पर ये फॉलो नहीं होती थी। हर जगह ये सब चीज़ें होती थी कि जैसे आप कहीं भी जा रहे हो वहाँ पे कानून नहीं था तो जिसके तहत आप इन्हें फॉलो करवा पाते, इस तरह की कमेटियाँ बनी होती। जी मैम। और मैम ये जो जैसे अभी जो कानून बना 2013 में, इसमें बहुत ही ब्रॉड तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट को भी परिभाषित किया गया। उसमें ये भी बताया गया है कि एम्प्लॉयर्स कौन कौन होंगे, या जो कार्यस्थल है वो किस किस चीज़ को हम कार्यस्थल कहेंगे। जी, मेरा सवाल भी यही था कि अगर हम यौन उत्पीड़न की जब बात करते हैं तो किस तरह के मामलों को हम यौन उत्पीड़न के तौर पर देखते हैं। क्या कई बार होता है कि कोई हम बातचीत हुई, कोई द्विअर्थी संवाद हुआ, किस तरह से हम कहेंगे कि ये यौन उत्पीड़न के दायरे में आएगा या नहीं आएगा, एक महिला कैसे समझेगी? मैम जो सेक्सुअल हरासमेंट है इसको तो बहुत ही ब्रॉड सेंस में परिभाषित किया गया है। जैसे इसमें कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं कि जैसे कोई अगर आप किसी कार्यस्थल में काम करती हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जहाँ पे आप ये देख नहीं पाते कि आपके ऊपर यौन उत्पीड़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। तो क्योंकि अगर कोई चीज़ फिजिकली होती है तो एक बार में आप जान जाते हो कि ये फिजिकली हो रहा है तो ये हो सकता है कि आप ये यौन उत्पीड़न में आ जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे कोई फेवर की डिमांड करता है, सेक्सुअल फेवर की कोई डिमांड करता है, या कोई इच्छा रखता है, कोई भी मेल पुरुष है, मतलब मेल आदमी है, वो आपसे बोलता है कि सेक्सुअल फेवर उसको चाहिए, या कोई ऐसे कोई कलर्ड रिमार्क करता है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क करता है आपको देख के। जैसे आर्टिकल 15 में है कि किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे जेंडर के बेस पे या फिर रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, इस पे कोई आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। उस चीज़ को लेके कोई आपके ऊपर कोई फप्तियाँ कसता है या फिर कोई सेक्सुअली पोर्नोग्राफी वगैरह दिखाने की कोशिश करता है, या फिर आपकी तरक्की भी नहीं होने देता है, काम में आगे नहीं बढ़ने देता है, इस तरह के मामले भी शामिल होते हैं। बहुत ज़्यादा। जैसे होता क्या है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहती हैं, आपके अंदर काबिलियत भी है, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, या कोई आपका सीनियर हो गया या कोई आपका सहकर्मी ही हो गया, तो दे ऑलवेज वांटेड कि आप कोई ऐसा फेवर करें जिस वजह से आप उस जगह जा सकती हैं।
तो इस चीज़ को नॉर्मली लोग सीरियसली लेते नहीं हैं, उनको लगता है कि ये तो हर जगह होता है तो ये नॉर्मल है। बट मैम ये बहुत बड़ी चीज़ है कि ये सिर्फ यही चीज़ आपकी तरक्की को रोकेगा। जी, और इसके साथ ही जब हम कार्यस्थल की बात करते हैं तो वो एक दफ्तर जैसा एनवायरनमेंट ही हुआ, या बहुत सारे जॉब वर्क में ऐसा भी होता है कि महिलाएं फील्ड में जा रही हैं, या आपके ऑफिस का गलियारा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो उसको भी कार्यस्थल की परिभाषा में शामिल किया गया? यस मैम, कार्यस्थल में बताया गया है कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सरकारी संस्था है, या कोई नॉन गवर्नमेंट संस्था है, या कोई होटल है, या कोई स्कूल है, या फिर जैसे पुलिस स्टेशन हो गया, या फिर कोई जैसे आपका ये न्यूज़ रूम ही क्यों ना हो गया, या दूरदर्शन जो है, या फिर आप कहीं कोई भी ऐसी जगह जा रही हैं जहाँ पे आप अपॉइंटेड तो नहीं है, लेकिन आप जैसे इंटरव्यू के लिए ही जा रही हैं, जैसे सपोज इस संस्था में कोई इंटरव्यू के लिए आता है, तो वो अपॉइंटेड तो नहीं है पर वो किसी काम के उद्देश्य से यहाँ पे आ रहा है, तो ये जितने भी प्लेसेस है वो सब कार्यस्थल में ही आएंगे। जी बिल्कुल। और जो ये आंतरिक समिति की आप बात कर रही थी, तो वो सभी संस्थाएं जिनके पास 10 से अधिक कर्मचारी हो, वहाँ पर आंतरिक समिति होना अनिवार्य है जो बनाई जाएगी? जी मैम, इस एक्ट में ये बताया गया है कि अगर कोई भी ऐसी कोई कंप्लेंट दर्ज होती है तो सबसे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करे कि वो मतलब आंतरिक तरीके से ही उस चीज़ को सॉल्व कर ले। तो उसके लिए इस एक्ट में एक प्रावधान है कि आप इंटरनल कमेटी का गठन करेंगे, जिसकी जो हेड होंगी वो एक सीनियर महिला होंगी, और फिर 2 लोग जो होंगे वो बाहर के होंगे, एक आप अंदर का भी रख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये देखा जाता है कि महिला जरूर हो उसमें, 2/3 हिस्सा जो हो वो महिलाओं का, ताकि जो भी अगर किसी को शिकायत करनी है तो वो सहज महसूस कर सके। जी, कंफर्टेबल रहे। जी बिल्कुल। और ऐसा भी होता है अगर जहाँ पर 10 से कम कर्मचारी हैं, ऐसी जगहों के लिए वो कहाँ शिकायत करने के लिए महिला जा सकती है? मैम, अगर कहीं 10 से कम हो गए या फिर आपको आपके एम्प्लॉयर से ही प्रॉब्लम है, तो इस एक्ट में ये प्रावधान दिया गया है कि एक लोकल लेवल कमेटी भी गठित की जाएगी, जिसके हेड होंगे वो कलेक्टर होंगे, डीएम होंगे, या फिर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होंगे। वो इनके हेड होंगे, और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल लेवल कमेटी बने, और डिस्ट्रिक्ट के अलावा अगर जैसे कोई तालुका हो गया, या कोई ग्राम पंचायत हो गया, या कोई तहसील हो गई, तो वहाँ पे जो भी वहाँ के वार्ड मेंबर्स होंगे, या जो भी वहाँ का जो वो एक पर्टिकुलर संस्थान होता है, तो उसके एक सीनियर मेंबर को वो एक इस कमेटी का हेड बनाएंगे। वहाँ पे अगर कोई कंप्लेन होती है तो वो लोग उस कंप्लेन को विदिन 7 डेज लिखित में दर्ज कराएंगे, और वो कंप्लेन को लाके फिर लोकल लेवल कमेटी में सबमिट करेंगे। सबमिशन के बाद जो यहाँ पे जो इनके हेड होते हैं, जो कलेक्टर होंगे या एसडीएम होंगे या जो भी डीएम है, वो उस कंप्लेन को देखेंगे, उनकी इंक्वायरी करेंगे, एंड विदिन 90 डेज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैम ये होता है कि अगर मान लीजिए जो कंप्लेनेंट है, जो याचिका करता है, या जो सफरर है, वो अगर चाहती है कि कंसिलिएशन के थ्रू सॉल्व हो जाए मैटर, मतलब मीडिएशन, सहमति से बातचीत के आधार पर सॉल्व। जी मैम, कि मतलब हर कोई नहीं चाहता कि कंप्लेंट ही हो या बहुत ग्रीवियस कोई चीज़ें हों। अगर नॉर्मली ग्रीवेंसेज अगर सेटल हो जाते हैं तो लोग ट्राई करते हैं। तो अगर वो चाहती हैं कि ये बातचीत से सॉल्व हो जाए, तो सबसे पहले तो कंसिलिएशन कराया जाएगा। जो विक्टिम हैं उनको भी बुलाएंगे, जो सफरर हैं वो भी आएंगे, या जिन्होंने वो काम करा है उनको भी बुलाएंगे, उनके में बातचीत कराएंगे। और मैम सबसे बड़ी चीज़ इसमें एक चीज़ और बताई गई है इस एक्ट में, कि जो इंटरनल कमेटी है जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो बनाई जाएगी, तो उसमें कुछ रेमेडीज़ भी दी गई हैं जो सफरर हैं उनके लिए। जैसे कि अगर मान लीजिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, वहाँ पे शिकायत दर्ज कराने के बाद क्या होता है कि अब ये हो जाता है कि हम उस संस्थान में रह के काम कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हाइप हो जाती हैं, दबाव आ जाता है, दबाव। जी, और फिर आप खुद भी मेंटली बहुत ज़्यादा हरास हो जाते हो, बार बार वही चीज़ आना, हर कोई पूछता है, या पूरा एक ब्रॉडली चीज़ें वो फैल जाती हैं। तो उस बीच में आपके पास क्या रेमेडीज होगी जो आप अपने एम्प्लॉयर से मांग सकते हो। तो उसमें मैम इस एक्ट में बताया है कि आप जैसे पेड लीव ले सकते हो, कि आपको 2-3 महीने के लिए छुट्टी मिल जाए, आप घर पे रहें और जब तक वो इंक्वायरी चलती है। ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो भी रिस्पोंडेंट है जिसने आपके ऊपर ये चीज़ें करी हैं, उसका आप ट्रांसफ़र की मांग कर सकते हो,
या फिर आप अपने ट्रांसफ़र की भी मांग कर सकते हो कि मैं मतलब मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं काम करना। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो इस आंतरिक समिति में दी गई हैं। और आपको लगता है कि महिलाएं जागरूक हैं? और ख़ास तौर पर मैं बात कर रही हूँ असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की, कई बार जो आपके घरों में भी काम के लिए आते हैं या दुकानों में छोटे काम कर रहे हैं, तो जागरूकता किस स्तर पर दिखाई देती है? मैम जैसे इसमें था कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ की भी डेफिनेशन में इसमें बताया गया है कि जो सहकर्मी होंगे वो कौन कौन से लोग होंगे। तो नॉर्मली हमें लगता है कि जहाँ पे कार्यस्थल में जैसे बताया गया है कि कार्यस्थल बहुत तरह के हैं, तो वैसे ही एम्प्लॉयज़ भी बहुत तरह के होंगे। कि जैसे एक तो हो गया कि जैसे हम और आप हो गए कि जैसे आप हैं तो आप यहाँ परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। मैं हूँ, जैसे मैं कोर्ट में काम कर रही हूँ तो मेरा कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो उसे एम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे, वो मेरा अपना वर्क है जिसे मैं प्रोफेशनली वहाँ पे मैनेज कर रही हूँ। या फिर कोई ऐसा इंसान है जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम कर रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो एड हॉक बेसिस पे वहाँ पे काम कर रहा है, या फिर सिर्फ वो इंटरव्यू ही देने आया है और उसी बीच उसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है। या फिर इसमें घरेलू जो कामकाज कामगार महिलाएं हैं, जैसे कोई मेड वगैरह जी खाना बनाने जाती हैं, जी वो उनको भी आप एम्प्लॉयज में डाला गया है इस एक्ट में। उन्हें भी ये बताया गया है कि वो भी एक कामगार महिलाएं हैं और उनके साथ भी अगर उस घर में कोई प्रॉब्लम होती है, उनके लिए तो वो घर नहीं होगा, वो उनके लिए कार्य क्षेत्र है वो उनका। तो वो जो मतलब जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं और वो जिस जगह पे काम कर रही हैं तो वो भी उनका कार्यस्थल ही हुआ। वहाँ अगर वो सफ़र करती हैं या उनको ऐसा कोई इंसिडेंट उनके मतलब उसमें आता है, तो वो उसका कंप्लेंट फिर वो लोकल लेवल कमेटी में जाएंगी करने, या तो वो सीधे डीएम। ये जागरूकता लाना मेरे हिसाब से बहुत जरूरी कि कहाँ कंप्लेन की जा सकती है, कैसे कंप्लेन की जा सकती है, और उसके बारे में भी कुछ प्रचार जरूरी है। जी मैम, बिल्कुल। और जो ये हम बातचीत कर रहे हैं कि ये किस तरह से कंप्लेन की जा सकती है, स्कूल और कॉलेजेस में भी जो लड़के लड़कियां होते हैं, क्या वे भी स्कूलों में भी इस तरह की कमेटी और वहाँ पर शिकायत की जा सकती है? मैम जब ये एक्ट बना था तो उसमें पूरा ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं कि कार्यस्थल हो या फिर कार्यस्थल तो मैंने अभी जैसा कि बताया कि बहुत ब्रॉड सेंस में बताया गया है। हाँ। तो जैसे कॉलेज स्कूल में भी ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत बार होती हैं, बहुत जगह होती हैं। तो मैम जैसे पहले एक बार आया था कि जो रैगिंग वगैरह होता था स्कूल कॉलेज में। हाँ। तो रैगिंग बहुत बड़ा एक क्राइम बन गया था बीच में। रैग करते करते बहुत सारे इंसिडेंट्स आने लग गए थे कि डेथ्स हो जाती थी, मानसिक दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। जी मैम, उसमें सेक्सुअली हरासमेंट वगैरह सब चीज़ें होती थी, मेंटली हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट, सारी चीज़ें होती थी। तो गवर्नमेंट ने एक प्रोहिबिशन एक्ट बनाया, रैगिंग प्रोहिबिशन एक्ट, और उसमें ये बताया था कि आप एक डिस्प्ले बोर्ड लगाएंगे अपने कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह कि दिस इज़ प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, और अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। और एक पर्टिकुलर एक फ्लैप लगा के आप हर जगह लगाओगे ताकि लोगों के दिमाग में रहे कि अगर वो सोचते भी हैं ऐसा करने का तो वो नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो सेम चीज़ें मैम इसमें ये भी, इस एक्ट में ये बताया गया है कि अगर आप सेक्सुअल हरासमेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं या करना चाहते हैं, या कोई भी ऐसी कोई इंसिडेंट आपके माइंड में आता है, तो सबसे पहले वहाँ के एम्प्लॉयर को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे कोई फ्लैप लगाए कि यहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये जो आप बता रहे हैं कि फ्लैप लगाएं या इस तरह के पोस्टर्स लगाएं जिससे लोग जागरूक हों, तो ये जो आंतरिक समितियां हैं, क्या इनके लिए भी कोई मॉनिटरिंग की जाती है कि ये समिति बनी है या नहीं है, इनमें कुछ होता भी है या नहीं है, या इनका कोई वार्षिक रिपोर्ट या लेखा जोखा कुछ इस तरह की समीक्षा भी की जाती है? यस मैम, जैसे जो गवर्नमेंट है, अपनी स्टेट गवर्नमेंट है, तो एक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, फिर उन्होंने ये सुनिश्चित किया था कि जिस भी जगह अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ की जो सरकारें हैं वो हर एक साल एक अपने एनुअल रिपोर्ट बनवाएंगी। वो जितने भी वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस होंगे या जितने भी कार्यस्थल हैं वहाँ पे एक उनका नोटिस जाएगा कि पूरे एक साल में अगर आपके वहाँ कोई कंप्लेंट दर्ज हुआ है या फिर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप उसकी एक रिपोर्ट बना के जो वहाँ का लोकल लेवल कमेटी होगा वहाँ पे आप सबमिट करोगे। सबमिशन के बाद फिर वो रिपोर्ट सरकार के पास जाएगा, फिर वो एनालाइज करेंगे कि कितने % केसेस बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। अगर उन्हें लगता है कि केसेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो फिर वो एक अवेयरनेस कैंप चलाएंगे, मतलब जो उनकी ड्यूटी बनती है कि आप एक अवेयरनेस कैंप चलाओगे, आप कोई ऐसा कोई प्रोग्राम चलाइए जिससे लोगों में अवेयरनेस आए ये चीज़ें। क्योंकि सारी चीज़ें तो बनी है मैम, लॉ भी है हमारे पास, कमेटी भी बन गई है, एक्ट भी पास हो गया है, लेकिन अगर आप इसके बारे में जानेंगे ही नहीं
तो अगर आप किसी चीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो कैसे जाएंगे उसके निवारण के लिए। तो अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयर ही गिल्टी हो तो आप कहाँ जाएंगे? क्या वो इंटरनल कमेटी उस चीज़ को देखेगी? या अगर आपको लगता है कि इंटरनल कमेटी नहीं देखेगी, आपके फेवर में काम नहीं करेगी, तो आप कहाँ जाएंगे? तो मैम इसका प्रावधान भी लोकल लेवल कमेटी में दिया गया है कि अगर उस जगह का, उस कार्यस्थल का एम्प्लॉयर अगर किसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो आप उसके खिलाफ शिकायत जाके लोकल लेवल कमेटी में कर सकती हैं। या अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकती वहाँ पे, तो आप डायरेक्टली पुलिस रिपोर्ट करिए और वो सेक्शन 509 में रिपोर्ट होगा अंडर आईपीसी, और फिर उनको पुलिस अपने अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगी उसमें। मैम लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको जागरूक होना पड़ेगा। दूसरी चीज़, महिलाओं को ये खुद को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जस्ट बिकॉज अगर ये कोई इंसिडेंट हो गया तो इस वजह से उनकी लाइफ नहीं रुकेगी। अगर वो बोल्ड नहीं बनेंगी, क्योंकि दबाने के लिए तो पूरी दुनिया खड़ी है। अगर आपके ऊपर कोई इंसिडेंट हो गया तो 10 लोग पूछ के ही आपको बीमार कर देंगे। लेकिन ये आप में होना चाहिए कि आप उस चीज़ को कितना ले सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि आप कहीं सेफ फील नहीं कर रही हैं तो या तो आप उस जगह को छोड़ दें, या अगर आपको काम करना है, आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ना है, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, तो फिर अगर उस चीज़ को आप सहिए मत, उसको बोलिए आप वहाँ पे, उस कमेटी में शिकायत दर्ज कराइए। या अगर सपोज कमेटी नहीं है तो लोकल लेवल कमेटी में जाइए। और सबसे बड़ी चीज़, आप थोड़ा खुद भी जागरूक हों। जागरूकता एक बहुत ज़रूरी चीज़ है महिलाओं के लिए भी और संस्थानों के लिए भी। और ये जो कमेटी है, इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं? मान लीजिए कि किसी महिला ने किसी कमेटी में शिकायत की या जो भी बातचीत हुई, अगर वो नहीं संतुष्ट होती तो फिर उससे आगे क्या? मैम अगर जैसे कमेटी है, वहाँ पे अगर संतुष्ट नहीं होते हैं बात से, सबसे पहले तो वहाँ पे आप कंप्लेन करिए। जो भी वहाँ के मेंबर हैं, आप उनसे अपनी बात बताइए। जो इस एक्ट में दिया गया है वो मैं आपको बता रही हूँ, उसमें आप अपनी बातें बताइए। वो लोग कुछ टाइम लेंगे, 90 डेज़ तक वो इंक्वायरी करेंगे। उस इंक्वायरी के बीच में अगर उनको लगता है कि आपकी जो भी कंप्लेंट हैं वो सही हैं, तो वो फिर उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, जो हरासर होंगे। एक्शन लेने के बाद वो क्या करेंगे, या तो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि क्या आप कंसीलिएशन चाहती हैं, बातचीत करके सुलझाना चाहती हैं। अगर आप चाहेंगी तो वो उस प्रोसेस को अपनाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा ये बहुत बड़े इंसिडेंट्स हो गया है या बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा रूप ले लिया है, बातचीत करके नहीं होगा सॉल्व, तो फिर वो इंटरनल कमेटी 90 डेज के अंदर एक रिपोर्ट बनाएगी। रिपोर्ट बनाने के बाद जितने भी बातें हुई होंगी, 90 दिन जो है वो एक अधिकतम समय सीमा है। जी मैम, जी मैम। उस समय सीमा के अंदर वो एक रिपोर्ट बनाएगी। रिपोर्ट बनाने के बाद वो सारी रिपोर्ट जो होंगे वो आईपीसी के सेक्शन 509 के अंदर ही वो रिपोर्ट बनाएंगे, और फिर वो रिपोर्ट वो जाके पुलिस को सौंप देंगे। और फिर पुलिस आगे जाके फिर वो क्रिमिनल कार्रवाई करेगी, उसके ऊपर केस वगैरह ये सारी चीज़ें दर्ज होंगी मैम। तो अगर जैसे होता क्या है कि अगर आप कंसिलिएशन नहीं चाहते हैं तो कमेटी तो वो शिकायत फिर पुलिस को ही सौंपेगी। लेकिन जो वो 90 डेज़ का जो पीरियड होता है मैम, वो उनका अपना पीरियड होता है, इंटरनल इंक्वायरी करते हैं। और इस जो एक्ट है उसमें ये भी प्रावधान है कि जो वो 90 डेज़ का टाइम पीरियड होगा और उस बीच में जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं उसको आप पब्लिक ना करें, क्योंकि वो इंटरनल चीज़ें हैं। वो ये नहीं चाहते कि वो बहुत बड़ा हाइप हो जाए, या फिर जो चीज़ आप इंटरनली सही कर सकते हो उस चीज़ को आप बढ़ाएं ना। तो इंटरनल जो काम होता है वो आप पब्लिश ना करें। अगर कोई ऐसा कोई चीज़ पब्लिश कर देता है या कुछ बताता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेने का प्रावधान है इस एक्ट में। ठीक है, तो ये एक तरह से ये जो समिति है, अगर कोई महिला कोर्ट या कानून से बचकर आपसे बातचीत के आधार पर अगर किसी भी मसले को सुलझाना चाहती है तो वो शिकायत कर सकती है, नहीं तो फिर वो पुलिस रिपोर्ट और उसके आगे का रास्ता होगा। और आपने अपने करियर के दौरान क्या देखा कि महिलाएं अब इस तरह से जागरूक हो रही हैं अपने अधिकारों, क्योंकि कार्यस्थल पर महिलाओं की संख्या बढ़ी है, महिलाएं काम के लिए ज़्यादा आगे आ रही हैं, तो आपको लगता है कि इस कानून ने महिलाओं को सशक्त बनाया है और एक जागरूकता आई है? मैम ये कानून बनने के बाद बहुत ज़्यादा जागरूकता आई है, क्योंकि मैम इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए थे, जैसे विशाखा गाइडलाइन के बाद भी बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे। एक आपने सुना होगा प्रिया नमानी का केस आया था, जिसमें एमजे अकबर शामिल थे। जी। प्रिया नमानी बहुत बड़ी जर्नलिस्ट थी, उन्होंने एमजे अकबर के खिलाफ कंप्लेन करी थी मैम, लेकिन वो जो कंप्लेन थी वो बहुत पुरानी थी, मतलब जो इंसिडेंट हुआ था वो बहुत पहले हुआ था। तो ये कंप्लेन मैम हुआ था, आपने हाल ही में देखा होगा एक मी टू मूवमेंट आया था, बिल्कुल बहुत ग्लोबली इसका प्रचार हुआ था, और उसमें ये था कि कभी भी अगर महिलाओं ने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट झेला है तो वो खुल के सामने आएँ और अपनी बातें बताएं।
और ये इंसिडेंट्स ये भी बताते हैं कि महिलाओं ने उस समय नहीं रिएक्ट किया जी। वो बाद में जाकर के जब कोई एक ऐसा आंदोलन बना, एक ऐसी मुहिम बनी, तब उन्होंने अभिव्यक्त किया कि क्या उनके साथ घटनाएं घटी थी। मतलब वो सभी जागरूक महिलाएं, पढ़ी लिखी महिलाएं और कामकाजी महिलाएं थी। जी मैम उसमें उस मूवमेंट के तहत बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए जहाँ पे आप बिलीव नहीं कर सकते थे कि क्या ये लोग भी इन्वॉल्व थे इस इंसिडेंट में। मतलब दे आर वेरी रेपुटेड पीपल जिनका बहुत बड़ा रेपुटेशन था, बट दे वर इन्वॉल्व इन दीज सिचुएशंस। तो मैम एमजे अकबर को तो कोर्ट ने भी माना। इवन एमजे अकबर कोर्ट गए, उन्होंने डिफॉर्मेशन का केस करा प्रिया नवानी के खिलाफ, और मैम डिफॉर्मेशन का क्या केस प्रिया नवानी ने जीत लिया। और कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छी लाइन उसमें दी थी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी सेक्सुअल हरासमेंट वुमेन के ऊपर हुआ है वो फिजिकली ही हो। अगर आप कोई फप्तियाँ कसते हो, कोई गंदे टिप्पणियाँ करते हैं या कोई भी ऑब्जेक्टिफाइड चीज़ें करते हैं उनके सामने, तो डैट विल बी कम्स अंडर सेक्सुअल हरासमेंट। तो मैम ये सारी चीज़ें जो हुई हैं वो अवेयरनेस के ही थ्रू हुई हैं, चाहे वो एक ग्लोबल मूवमेंट के थ्रू हो या फिर कोई एक छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, कोई जागरूकता फैलाने के लिए कोई एक कैंप चला दें या फिर कोई प्रचार करें किसी भी चीज़ को लेके। तो मैम अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है। अगर इसके लिए काम करना भी जरूरी है लगातार कि कैसे हम लोगों को बताएं कि इस तरह का भी एक कानून है और इस तरह की शिकायत, ताकि जो महिलाओं के साथ जो आप बता रही थी कि ये सिर्फ काम कोई नहीं रुकेगा, आपकी समानता के अवसर को भी बाधित करेगा, आपकी लिबर्टी को भी बाधित करेगा, आपके काम में आगे बढ़ने की संभावनाओं को रोकेगा। इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी है कि आप खुलकर बात करें। जी मैम इस पे तो यही है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, होता क्या है महिलाओं को बहुत कम अवसर मिलते भी थे पहले भी, और अभी भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आप इन सब चीज़ों को से अफेक्ट होने लगी तो फिर आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं। और मैम ये चीज़ें तो होंगी ही होंगी, लेकिन उस चीज़ को आप कैसे रोकते हो, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या ऐसी चीज़ें करता है जिससे वो चीज़ें वहाँ ना हो। क्या वो मतलब कोई चीज़ ऑर्गेनाइज करे या तो वहाँ पे मतलब हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए एम्प्लॉयर भी, या फिर ये सुनिश्चित करे कि क्या उनके वहाँ के सहकर्मी खुश हैं कि नहीं हैं, काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर वो खुद भी स्ट्रिक्ट रहें कि ये चीज़ें वहाँ पे ना हो, ताकि जो भी महिलाएं वहाँ आती हैं वो खुल के काम कर सकें। और मैम महिलाएं आजकल हर एक फील्ड में हैं, अगर आप उन्हें मौका देंगे तो हर जगह उड़ेंगी, लेकिन आप उनको पंख ना कतरिए ये सारी चीज़ें करके। और ये सुनिश्चित तभी होगा जब वहाँ का कोई एम्प्लॉयर या वहाँ का जो मैनेजमेंट टीम है या वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो ये सुनिश्चित करे कि आप कैसा माहौल दे रहे हैं। जब तक माहौल सेफ़ नहीं होगा कोई भी काम नहीं करेगा। अब मैम पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल लेवल में होता था कि आप 9 से 5 का जॉब हमेशा लोग सही मानते थे कि 9 से 5 जॉब मिली और आप आ जाएं, सही सलामत घर आ जाएं, सारा चीज़ सेफ रहे। लेकिन मैम आजकल क्या है कि 9 से 5 जॉब करके कुछ नहीं होगा मैम, बहुत सारा अवसर है, बहुत सारे काम है, बहुत सारी जगह है जहाँ महिलाएं नाइट शिफ्ट भी कर रही हैं, इवनिंग शिफ्ट कर रही हैं, तो लेट आवर्स में आ रही हैं, जा रही हैं, तो उस दौरान भी उसको देखते हुए भी ये बहुत ज़रूरी हो गया। जी मैम, क्योंकि मैम इंसिडेंट्स क्या है कि पहले के ज़माने में ये था कि लोगों को लगता था रात में ही होगा ये सब चीज़ें, पर मैम ये सब कोई ऐसा टाइम पीरियड नहीं है ये होने का, ये कभी भी हो सकता है। क्योंकि जो भी परपेट्रेटर्स हैं उनको कोई ज़रूरत थोड़ी है कि वो रात होगी तो ही कुछ करेंगे या दिन होगा तभी कुछ करेंगे। तो ये डिपेंड होता है कि आप कितना सेफ माहौल देते हो। जैसे अगर नाइट शिफ्ट में कोई महिलाएं काम कर रही हैं तो आप उनको या तो कोई गाड़ी वगैरह का अरेंजमेंट करा दीजिए ताकि वो टाइमली घर चली जाएं, या फिर वो खुद अपना एक सेफ्टी लेके चलें, या फिर जो उनके सहकर्मी हैं वो एक मतलब दोस्त की तरह बिहेव कर लें वहाँ पे, या तो एक सेफ वातावरण उनको दें ताकि वो खुल के काम कर पाएँ। बिल्कुल। तो मैम ये एम्प्लॉयर पे भी डिपेंड करता है कि वो कैसे रखेंगे उनको। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम इस तरह की समितियों का एक वार्षिक लेखा जोखा लें, रिपोर्ट्स लेते रहें, समितियां किस तरह से काम कर रही हैं, शिकायतों को किस तरह से ले रही हैं, तो एक चेकिंग, एक मॉनिटरिंग, निगरानी भी बहुत ज़रूरी है। तो सृष्टि, आप स्टूडियो में आई और हमारे साथ ये ज़रूरी जानकारियाँ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न या किसी भी किस्म के भेदभाव से बचने के लिए जागरूकता, अपने अधिकारों के बारे में जानना और जो कानून है जो उनके लिए बनाए गए हैं उसके बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।